व्हाट इज प्रीवी स्पेशलिटी डूइंग डिफरेंट फ्रॉम इट पीयर्स जिससे उसके मार्जिन सस्टेन हो रहे हैं एंड उसमें कोई रिस्क भी नहीं आ रहा है जैसे कहीं से डंपिंग का। एक्चुअली दिस रिमाइंड्स मी लाइक नॉन टॉपिक ऑफ अ कंपनी जो पीवीसी पेस्ट में थी। उसकी बड़ी स्टोरी बनी थी, ये कंपनी 20-30% मार्जिन करेगी। अभी देखा था तो एक्चुअली में -15% मार्जिन चल रहे थे कंपनी के। हाउ इज प्रीवी एबल टू ग्रो कंसिस्टेंटली एंड आगे भी कैसे करेंगे टू मेंटेन बेटर ग्रोथ रेट? बेसिकली वन ऑफ द वेज टू कीप ग्रोइंग इन दिस इंडस्ट्री इज टू लॉन्च न्यू मॉलिक्यूल्स। आई थिंक आज प्रीवी के What makes Manorama different? How are its margin stable in a commodity kind of industry? so all these things eventually makes them a very cost competitor to the others in this industry. Are there any few interesting proxies which are still, not so well discovered? हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? सो नमन एंड आई विल डू अ Q&A टाइप फॉर्मेट जहाँ पे वील बी डिस्कसिंग डिफरेंट डिफरेंट मार्केट लीडर्स। एंड इन मार्केट लीडर्स के डिस्कशन का क्या आइडिया है कि मार्केट लीडर्स ढूंढते कैसे हैं एंड इन मार्केट लीडर्स में क्या यूनिक है एंड आप इंडिपेंडेंटली इनकी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ दिस सेशन। सो नमन इज हियर विद अस। जस्ट ड्रॉप अ लाइक वेलकम नमन इन द कमेंट सेक्शन अगेन and make sure that you smash the like button also. So with this, let's start with different businesses and have this fun conversation around different market leaders. So Ishmohit, currently starting with commercial vehicle theme, usme do you still see someone being interesting at even a decent valuation for ancillary and someone having a diff product mix? सो आई थिंक नवन अच्छा क्वेश्चन है कि देखो कमर्शियल व्हीकल का जो सेक्टर है इस टाइम पे तो अप साइकिल में है। बट लार्जली अगर किसी को ऑटो स्टॉक्स देखने हैं तो इट्स अ फ्रेमवर्क दैट आई हैव यूज्ड इन ऑटो स्टॉक्स। आई हैव यूज्ड इन OEMs। लाइक मैंने OEMs आई हैव प्लेड ऑटो एंसिलरीज एज वेल। पर मेरा फ्रेमवर्क क्या है कि अगर मैं OEM खरीद रहा हूँ, ऑटो OEM, तो मेरे को कंपनी चाहिए जिसका ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट हो। Right. कि अगर यार लग्जरी वाली कोई कंपनी ले रहे हैं तो यार ऐसी कंपनी चाहिए जिसकी गाड़ी सबसे ज़्यादा बिक रही हो, राइट? Right. तो कंपनी का ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट होना चाहिए ऑटो OEM के अंदर, राइट? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टोयोटा का एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है इनोवा क्रिस्टा, Right. या एक टोयोटा का एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है फॉर्च्यूनर, राइट? ये आज भी 2-3 महीने की वेटिंग है कार के ऊपर, राइट? सो दैट्स अ टाइप ऑफ कंपनी यू लाइक टू गेट इनटू। लाइक मे बी जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स देखे हो किसी ने, राइट? ये कितने ब्लॉकबस्टर नंबर्स आए, मतलब इस बेस पे भी 40-50% पैट ग्रोथ आ रही है, 42% पैट ग्रोथ है ऑटो बिजनेस में। अगर OEM साइड देखते हैं जो गाड़ी बनाते हैं तो वहाँ पे हमें चाहिए ब्लॉकबस्टर नंबर्स, या तो ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट चाहिए नंबर से ज़्यादा ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट कंपनीज। तो सीवी के अंदर अभी क्या हो रहा है, जैसे यू आस्क्ड द क्वेश्चन कि सीवी साइकिल अभी टर्न हुई है बिकॉज जीएसटी रेट कट के बाद इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स में एक बूम आया है। तो कंज्यूमर गुड्स में जब बूम आता है तो जो फ्रेट ओनर्स हैं, जो लॉजिस्टिक्स वाले लोग हैं, जो ट्रक्स के फ्लीट ओन करते हैं, तो उनकी अर्निंग्स इंप्रूव हुई है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, ट्रक के प्राइसेस नीचे गए हैं। Right. एंड तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि न्यू नॉर्म्स आ रहे हैं ट्रक्स के, जिससे ट्रक्स की प्राइसिंग महंगी हो जाएगी। तो ट्रक्स की जो प्राइसिंग सस्ती हुई, ट्रक्स के जो ओनर्स हैं उनकी अर्निंग्स इंप्रूव हुई, एंड ट्रक्स के न्यू नॉर्म्स के आने से ट्रक्स महंगे हो सकते हैं सितंबर अक्टूबर से। सो ऑल दीज 3 थिंग्स आर लीडिंग टू अ सीवी साइकिल। And I think this cycle has turned out after like 8 to 9 years. 2017 वाज़ द लास्ट वन। Right. 8, 9 years. 17-18 उसके बाद क्या होता था उस टाइम पे, जो उनका फ्रेट है और जो उनको हॉलेज है उसको बढ़ा दिया गया है। मतलब आप एक ट्रक पे ज़्यादा टनेज का मटेरियल ले जा सकते थे। तो freight rates कम हो गए। फ्रेट रेट्स कम हो गए, 20-30% ओवरनाइट कैपेसिटी बढ़ गई इंडस्ट्री की, व्हिच टुक 7 इयर्स टू डाइजेस्ट, 7-8 इयर्स। तो अगेन सीवी साइकिल किसी को देखनी है तो OEM साइड पे कंपनीज़ हैं जो मतलब अगर आप LCV में देखते हैं तो फोर्स मोटर्स टाइप कंपनीज़ हैं, देन SML महिंद्रा टाइप कंपनीज़ हैं, देन अशोक लेलैंड टाइप कंपनीज़ हैं लाइट कमर्शियल व्हीकल्स टू स्लाइटली मीडियम टू हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में। टाटा कमर्शियल व्हीकल्स करके एक कंपनी डीमर्ज्ड है, राइट? सो दीज आर द OEMs। बट OEMs में अगेन आपको बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा डेटा है कि क्या इनकी मंथली वॉल्यूम्स आ रही हैं, कैसे इनकी ग्रोथ रेट्स आ रही है। कुछ कंपनीज MHCV में होगी, कुछ हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में होंगी, जैसे आयशर LCV के अंदर है, सिर्फ LCV में भी बड़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। Right. बट यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट यूनिक मार्केट लीडर है इज अ कंपनी विच इज नॉट प्योरली इन टू CV, but it's a component provider of CV, but not just to CV, but also to two-wheelers and passenger vehicles. It's a company which makes pistons. Right. तो पिस्टन एक इंजन में पार्ट लगता है, Hmm. राइट? एंड इंडिया से जो मार्केट लीडर है पिस्टन में, इट्स अ कंपनी बाय द नेम ऑफ श्रीराम पिस्टन्स। एंड इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉक्सी टू CV, इट्स जस्ट अ प्रॉक्सी टू द ICE इंजन ऑटो अप साइकिल ऑल्सो।
क्योंकि कंपनी अभी क्या करती है, अगर हम श्रीराम पिस्टन के यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो श्रीराम पिस्टन्स का अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, तो जब भी हम एक यूनिक बिजनेसेस ढूंढते हैं तो मार्जिन्स बहुत उनके सस्टेनेबल ढूंढना चाहते हैं। तो अगर आप श्रीराम पिस्टन के यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे, तो दे बीन वेरी कंसिस्टेंट एट 20 to 21%। रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखेंगे तो 20 to 21% के बीच में इनमें मार्जिन्स लास्ट 12 क्वार्टर्स इन रो से चल रहे हैं। एंड पी मल्टीपल भी आज कंपनी की 23 to 25 टाइम्स की है। एंड कंपनी जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं और जो कस्टमर्स हैं, तो एक तो इनका कोर और लेगेसी प्रोडक्ट है जो ऑटोमोटिव में पिस्टन्स बना के देते हैं कमर्शियल व्हीकल कंपनीज को, लाइक टाटा कमर्शियल व्हीकल, महिंद्रा को बना के देते हैं, राइट, फोर्स मोटर्स को दे रहे हैं, एसएमएल महिंद्रा को दे रहे हैं, अशोक लेलैंड को दे रहे हैं, आइशर को दे रहे हैं। तो माने पूरी ट्रकिंग इंडस्ट्री इनकी मतलब एक तरीके की कस्टमर है। पैसेंजर व्हीकल में भी टाटा, निसान, फोर्ड, हुंडई, महिंद्रा, मारुति एक्चुअली मार्केट लीडर ही है, तो सबको ही प्रोवाइड कर रहे हैं। टू व्हीलर में भी टीवीएस, हीरो, बजाज, होंडा, राइट, सो ऑल द मार्केट लीडर्स आर प्रोवाइडिंग टू। एंड ट्रैक्टर्स में भी महिंद्रा हो गया या फिर सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी हो गई, स्वराज हो गया, तो उनको प्रोवाइड करते हैं, राइट। नॉन ऑटोमोटिव में भी की कस्टमर्स हैं इनके, रेलवे डिफेंस में इंडियन रेलवे, ऑफ हाईवे लाइक के अंदर इंडस्ट्रियल जेनसेट्स में कमिंस टाइप एक कस्टमर है। बट कंपनी ने क्या करा है कि अपने पिस्टन के प्रॉफिट्स देखे, जो उनका कोर ऑफ द बिजनेस है, विच हैज़ बीन ग्रोइंग एट हाई सिंगल डिजिट्स टू अर्ली डबल डिजिट्स एंड ऑटो अप साइकिल। तो कंपनी ने कैश फ्लोज यूज करके डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट करा है। तो राइट। एक टाइम पे 100% तो ये था पिस्टन बिजनेस। अब क्या करने लग गई है कंपनी कि 35% ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम द नॉन पिस्टन और इंजन प्रोडक्ट बिजनेस, राइट। तो कंपनी ने हाई प्रिसीजन इंजेक्शन मोल्डेड कंपोनेंट्स के लिए तक हटा करके एक कंपनी है जिसको अक्वायर करा था, जो एक नॉन एकदम जो इंजन इंजन फोकस है, क्योंकि अभी सबका कंसर्न क्या श्रीराम पिस्टन से टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू लेस, इसलिए 18-20। इसलिए सस्ते में मिलता है। हाँ, हम्म। बट अब क्या किया हुआ, अब नॉन टर्मिनल वैल्यू ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में आ गई। तो आप ही बताओ नमन, उसमें अगर अगर आज से 3-4 साल बाद कंपनी का 50-55% बिजनेस comes from the non terminal value risk associated like products, what do you think happens? Though it will be valued differently. So currently ऐसा होता है कि it has always been a always valued at a lesser multiple. So what would eventually happen is एक fixed multiple would get SOTP wise, इसमें सस्ता multiple मिलेगा इंजन वाले को, and then eventually other business, if it keeps on growing and does well, it will get a much better multiple eventually consolidated basis पे. तो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। दिस इज वाई लाइक अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो उन्होंने ग्रुपो एंटोलिन करके एक कंपनी है जिसको अभी अक्वायर करा, Right. एंड इट्स एन एमएनसी। एंड ये जो एमएनसी है, अगर आके वही देखता है तो दिस इज एन एमएनसी जिसके जो की प्रोडक्ट्स हैं दैट इज इनटू द इंटीरियर ऑफ द कार। जैसे डोर के जो ट्रिम्स होते हैं वो बनाते हैं लोग, राइट। इलेक्ट्रॉनिक टच कंपोनेंट्स ग्रुपो एंटोलिन बनाते हैं, फ्लोर के कंसोल्स बनाते हैं, राइट, सन वाइजर्स बनाते हैं, इवन हेडलाइनर्स बनाते हैं। तो अगेन ये कार के इंटीरियर वाले प्रोडक्ट्स के अंदर भी एंटर करते हैं, जैसे एसजेएस जहाँ काम करता है, या लूमैक्स ऑटो एडवांस प्लास्टिक पे काम करता है। हालाँकि उतना हाई एंड मार्जिन बिज़नेस नहीं है लूमैक्स जितना, बट मे बी एसजेएस टाइप जैसे एक बिज़नेस में आ रहे हैं, बट अभी मार्जिन्स कम है ग्रुपो एंटोलिन के। आई थिंक दिस इज़ अ कंपनी व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज़ they are trying to diversify out of engine components. They have good amount of cash on the balance sheet. It's a company which understands capital allocation. This is a market leader, and it is getting into other products which are not just terminal value like dependent. Right. So this is, I think, the first company that we discovered. It's Shriram Piston, Yeah. right? They're a market leader in pistons. Pistons and proxy to auto. Right. Right. Now, just before going forward, if you're loving this video, then you will love our workshop also, because our workshop का topic ही क्या है? Finding unique market leaders in a bear market. तो इस वर्कशॉप के अंदर चेन्नई के अंदर व्हाट वील बी डूइंग इज दैट हम इमर्जिंग मार्केट लीडर्स एंड यूनिक बिजनेसेस का डिस्कशन करेंगे कि इन बिजनेसेस में क्या कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं, मूट है, और आप इंडिपेंडेंटली कैसे ढूंढ सकते हैं। तो दिस वर्कशॉप इज हैपनिंग ऑन 22nd of February at Hilton Hotel in Chennai, and I will see most of you there hopefully, because we are left with only 20 to 25 seats. Apart from this, what we do at SYC membership is that we are a teaching organization which teaches about financial planning, about fundamental analysis, about finding intrinsic valuation of stocks and portfolio allocation. And level 4 में we teach you about when to buy or sell stocks में in terms कि आप framework कैसे बना सकते हैं independently of how to buy and sell में, कि technicals के through कैसे आप selling भी सीख सकते हैं and fundamentally भी क्या selling के reasons होते हैं। एंड साथ साथ लेवल 5 में भी टीच यू हाउ टू स्क्रीन फॉर स्टॉक्स, एंड लेवल 6 में भी टीच यू अबाउट हाउ टू लुक एट डिफरेंट सेक्टर्स, है कि डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या होती है। इसके साथ 2 एडेड बोनस है।
एक एडेड बोनस है कि AI इन्वेस्टिंग की मास्टर क्लास इज इंक्लूडेड फॉर द SOIC मेंबर्स, जिसकी मास्टर क्लास का 2.0 भी आएगा, जब मैं आपको एजेंट्स बनाने सिखाएंगे कि आप एजेंट्स कैसे बना सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, which can do the entire like research work for you. And secondly, there's an added bonus of insights with Ishmoit कि what is our market views, कि टॉप डाउन हमें मार्केट का क्या लग रहा है, राइट, वेदर विच सेक्टर इज डूइंग वेल टॉप डाउन कौन से इंडेक्स में क्या चल रहा है, एंड मार्केट की अर्निंग्स को क्या हो रहा है। जैसे हमने लास्ट 7 to 8 मंथ्स में पूरी बेयर मार्केट की साइकिल अपने स्टूडेंट्स के साथ कवर करी है कि टॉप डाउन से मार्केट में क्या हो रहा है। दीज टू बोनसेस आर पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप. If you want to register for the SOIC membership, there's a one-time coupon code SOIC bonus 10 that you can use to get a 10% off to the intrinsic value. And if you want to come and meet us in Chennai, so the link to register for the Chennai workshop is also there in the description box below. With this, I'll see you in the workshop and let's go back to the video. अब हम एक सेकंड कंपनी में चलते हैं जिसकी आप बहुत बात भी कर चुके हो एंड काफ़ी बार अपन ने इसके बारे में डिस्कस भी किया है, लाइक नोन फॉर बेस टू वेल स्टोरी, प्रीवी स्पेशलिटी. सो व्हाट इज़ प्रीवी स्पेशलिटी डूइंग डिफरेंट फ्रॉम इट पियर्स, जिससे उसके मार्जिन सस्टेन हो रहे हैं एंड उसमें कोई रिस्क भी नहीं आ रहा है जैसे कहीं से डंपिंग का. Right, because I think chemical companies में तो ये चीज़ है, चाइना से डंपिंग हो गई, कभी वहाँ से डंपिंग हो गई, पता ही नहीं इसीलिए चलता डंपिंग कहाँ कर लगा के. राइट, कभी मार्जिन 10% का माइनस हो गया तो वी नेवर नो व्हाट हैपेंस, राइट. राइट. तो एक्चुअली दिस रिमाइंड्स मी लाइक नॉन टॉपिक ऑफ अ कंपनी जो PVC पेस्ट में थी, उसकी बड़ी स्टोरी बनी थी, ये कंपनी 20-30% मार्जिन करेगी, अभी देखा था एक्चुअली में -15% मार्जिन चल रहे थे कंपनी के. राइट. तो दैट्स द टाइप ऑफ पेन, बट दिस इज अ कंपनी प्रीवियस स्पेशलिटी, जहाँ पे यार मैं ना बहुत एक सिंपल चीज़ दिखाऊंगा लोगों को कि प्रीवियस स्पेशलिटी एक्चुअली में, अगर आप अरोमा फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस इंडस्ट्री समझते हैं, तो जो भी आप चीज़ खाते हैं उसका एक जो उसमें अगर कोई केमिकल हो, या अगर कोई आप फ्रेग्रेंस की बात करें, क्योंकि फ्रेग्रेंस इज देयर ब्रेड एंड बटर, या कलोन्स देखते हैं, टूथपेस्ट देखते हैं, राइट, वट एवर हैज़ अ फ्रेग्रेंस अटैच टू इट, दैट इज वेयर फ्रेग्रेंस केमिकल्स और अरोमा केमिकल्स आर यूज्ड. तो जनरली अरोमा केमिकल्स आर मेड वाया द गन टर्पेंटीन रूट, GTO रूट, जी. माने जो आपका पाइन ट्री होता है उसको टेपिंग करते हैं, उसमें से एक लिक्विड निकलता है, उसके थ्रू GTO से ये बनाया जाता है. GTO ऑयल आता है, GTO ऑयल से आप केमिकल बनाते हैं, राइट. बट दैट इज अ रूट विच इज नॉट अ सस्टेनेबल वे, बिकॉज यू हैव टू डू टेपिंग ऑफ द पाइन ट्री अगेन एंड अगेन, राइट. दूसरा तरीका क्या है, CST रूट, राइट. तो आई थिंक CST रूट में क्या होता है कि आप ना एक रिफाइनरी लगाते हैं, जो दुनिया में आई थिंक आज ऐसी सिर्फ 3 या 4 ही रिफाइनरीज हैं, राइट. आई थिंक 4 कंपनीज हैव दिस रिफाइनरी. तो 4 ये जो रिफाइनरी है उसमें से प्रीवी की इस पास एक रिफाइनरी है, एंड आई थिंक साउथ ईस्टर्न एशियन हेमिस्फेयर में एक ही कंपनी की है, ओके. दैट इज प्रीवी. हमने इसका 2021 में भी एनालिसिस करा. राइट. तो CST रूट में क्या होता है कि एक पेपर होता है, राइट, जो पेपर मिल्स की फैक्ट्री लगी हुई है बाहर, तो उनके पास पल्प निकलता है. तो पेपर पल्प से आप क्या करते हैं एट दी एंड, आप अगर पेपर पल्प में से सल्फर को अलग कर देंगे एंड सल्फर के रेसिड्यू को अलग कर देंगे, तो आप अगेन उससे केमिकल बना सकते हैं. तो इसलिए जो CST रिफाइनरी लगती है वो पेपर पल्प में से सल्फर के रेसिड्यू को अलग करने के लिए लगती है, राइट. एंड इट्स अ वेरी हार्ड टू क्रैक टेक्नोलॉजी. तो अगर आप प्रीवी के मार्जिन देखते हैं ना 2015-16 से पहले, तो दे यूज्ड टू डिपेंड अपॉन चाइना. मतलब अगर आप यहाँ पे मैं आपको मार्जिन दिखाऊं 2016-17 के, तो 11-12-13% मार्जिन थे, बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन चाइना टू गेट द रॉ मटेरियल है. तो फिर क्या हुआ, क्योंकि GTO चाइना से इम्पोर्ट होता है, तो अगेन जब आपकी रिफाइनरी लग गई तो अब आपके पास रॉ मटेरियल का अपना कंट्रोल है, राइट. आपको मार्जिन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ. यहाँ पे अगर हम प्रीवी के अंदर चेक करते हैं, तो अगर आप इनके ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे जो इवेंचुअली 11.6% के ओवर द ईयर्स बढ़ बढ़ के अब 24% के आसपास इनके मार्जिन आ गए. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे स्टॉक स्कैन्स पे, तो 34% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 46% के आसपास आ गया. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज व्हाट रियली डिफाइंस द बिजनेस, इट शोज कि वेदर यू हैव प्राइसिंग पावर और नॉट. दिस इज व्हाट इज यूनिक अबाउट द बिजनेस, बिकॉज एट द सेम टाइम अगर आप प्रीवी की वैल्यू चेन समझते हैं अरोमा केमिकल्स की, तो अरोमा केमिकल्स में देयर आर कंपनीज विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, राइट, बेस केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स जो प्रीवी करते हैं. देन देयर आर कंपनीज विच आर इनटू फॉर्मुलेशंस में देयर आर कंपनीज लाइक जिवाडा, राइट. IFF, फिरमेंश एंड इवन SHK तक इंडिया से केवा के नाम से जो. राइट. अगर आपको मार्जिन का कंट्रोल देखना है इस कंपनी का, तो इनके साथ एक और इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर है विच इज़ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ ओरिएंटल एरोमेटिक्स. एट मैं आपको यहाँ पे ओरिएंटल एरोमेटिक्स के मार्जिन दिखाता हूँ. जब GTO के प्राइसेस बढ़े तो उनके मार्जिन को देखो क्या हुआ. तो एक टाइम पे 2021 में दिस कंपनी वाज डूइंग 22% EBITDA मार्जिन्स, बट फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे द कंपनी डज 6.8% EBITDA मार्जिन. अगर आप लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में देखेंगे तो एक टाइम पे जो 22-23% EBITDA मार्जिन पीक पे चला गया था, आज कंपनी का 5% EBITDA मार्जिन रह गया है. तो अगेन इट्स एन इंफीरियर बिजनेस मॉडल बिकॉज दे डोंट हैव द कंट्रोल ओवर द डेस्टिनी, दैट इज द रॉ मटेरियल. राइट.
सेम एग्जांपल लेते हैं एक और कंपनी का एसएच स्केलकर का, इवन दो इट शुड आइडली कमांड मच हायर मार्जिन्स But बिकॉज it has never been able to so far. it's been a PP&D stock, Right. permanently pregnant but never deliver. It's against anyone, but there are some of these stocks which just don't deliver. मतलब As far as I know, it is like 100-year plus old company. that's a very old company एक्चुअली में. तो ऐसे हमने कंपनीज देखी हैं जिनमें फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस, कुछ कभी प्लांट में आग लग गई, कभी प्लांट में कुछ हो गया, कभी आपने साइनाइड का ट्रक छोड़ दिया लोगों के बीच में, राइट? तो दैट इज ऑल्सो And sometimes capital management भी change होता है, like company के decisions हर 3 महीने में change होता है, वो भी एक issue हो सकता है. हाँ, मतलब ऐसे मतलब अगेन नॉट नेमिंग एनी ऐसे कंपनी और शेमिंग देम, बट अगेन फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस Right. समथिंग और द अदर कीप्स हैपनिंग, Right. राइट? तो जैसे एसएच स्केलकर में आप देखते हैं तो लाइक द मार्जिन्स हैव ऑलवेज बीन 11 to 12%. जब भी 16.5 जाते हैं तो अगले साल कोई एक्सेप्शनल लॉस आ जाता है या कोई वन ऑफ आ जाता है अदर इनकम के बीच में. कंपनी वेयर इवन आई हैव ट्राइड इन द पास्ट प्लेइंग द साइकिल बाय टेकिंग स्लो एलोकेशंस, but like I've always not been able to understand ki why Right. they are not able to do it, because should be a very good company. But still looking at the business model comparison, here the margins are between 11 to 12%. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो एक्चुअली में 44% है, बट जो नीचे के ओवरहेड्स हैं, एक तो आपका सेल्स में से जब कॉग्स को माइनस करेंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट को हटाएंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट में से आप SG&A हटाते हैं, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो ओवरहेड्स होते हैं आपके, Right. कि आपने माल बना लिया तो माल को बेचने के लिए क्या खर्चा जो है Indirect expenses. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत है, which is why the operating margins have never been able to be consistent or sustainable, which is what makes Privi's mode even more interesting. Because in an industry जो केमिकल की एक इंडस्ट्री जहाँ पे डंपिंग हुई है चाइना से बहुत, उस इन्वायरमेंट में प्रिवी का मार्जिन 18-20% से एक्सपैंड होगी 25 to 27% चला गया, बिकॉज दे केप्ट इंट्रोड्यूसिंग हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. Right. आई थिंक आई यूज्ड टू चेक देयर एक्सपोर्ट डेटा, तो इनका जो बेस मॉलिक्यूल है तो $10 to $20 per किलो पे है, बट नाउ दे हैव स्टार्ट लॉन्चिंग मॉलिक्यूल्स व्हिच आर $1,000 to $2,000 पर किलो के बीच में, राइट? आई थिंक एम्बरवुडी एक्सट्रीम Amber. करके नाम है उस प्रोडक्ट का. देन इवन इन स्पाइट ऑफ दैट नाउ द कंपनी हैज गिवन अ रोड मैप ऑफ नेक्स्ट 3 years की कंपनी की कैपेसिटी 48,000 टन से 74,000 टन जाएगी, which can lead to almost 5,000 crores of sales for the company, but that is the future thing. We don't know Guidance if it by happens or not. management. But आज की वीडियो का टॉपिक है यूनिक बिजनेस. Hmm. तो यूनिक बिजनेस को ढूंढने का इसमें एक लेसन क्या है कि पीयर्स के साथ कंपेयर कीजिए कि अगर एक कंपनी के मार्जिन इंटैक्ट है, एक्सपैंड हो रहे हैं, बेटर है वर्सेस द पीयर्स, तो इट मींस कि समथिंग Something is good. Something is good about it. राइट. मतलब अगर मैं ये कहूँ कि नमन के बार बार मैथ्स में 40 मार्क्स आ रहे आउट ऑफ 100 और अमित के बार बार 90 आ रहे, राइट? तो नमन तो कहेगा यार ये, मतलब अगर मैं एज एन आउटसाइडर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो यार अमित की मैथ्स में कुछ यूनिक है. एट द सेम टाइम मैं अमित की इंग्लिश में मार्क्स देखूंगा और उसके 10 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 और नमन के अगर 95 आ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ यार नमन इज डूइंग समथिंग बेटर. नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी मैथ्स खराब है या इंग्लिश उसकी अच्छी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इट्स जस्ट अ फ्रेमवर्क कि आप Framework. मार्जिन कंपेयर कर रहे हो, राइट? So to sum it up, the what differentiates Privi as a chemical company is structural hold of margins, which is very rare in a chemical industry जहाँ पे globally से कहीं से भी supply आ सकती है, and process के through वो कर पा रहे हैं CST and GTO. And what happens is supply से, because the process is so differentiated, so they are able to command a supply side dominance. And whereas commodity route में supply side कहीं से भी आ सकती है, and raw material का भी flow you can't track it. करेक्ट. एंड बट प्रीव्यू में भी एक रिस्क है, पास्ट में हुआ है 21 to 23 के 22 के हाफ के बीच में, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर हो गई थी, तो इन्होंने स्टॉकिंग अप कर ली थी हाई प्राइस रॉ मटेरियल की, Okay. बट बहुत जल्दी शिपिंग लाइंस खुल गई थी वापस, राइट? तो 20 to 23 के बीच में तो इनका जो हाई प्राइस रॉ मटेरियल है उसका प्राइस बहुत तेजी से गिर गया. तो एक शैलो साइकिल आ गई थी 3-4 क्वार्टर्स की जब कंपनी प्रॉब्लम में चली गई थी, बट अगेन स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस मॉडल वाज सच कि दैट दे एंडेड अप इमर्जिंग आउट ऑफ इट, Right. राइट? एंड एक और एक मेरा क्वेश्चन था प्रीवी पे. सो एक काफ़ी जेन्युइन ऐसा रहता है कि द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रीवी, जैसे अपन कोई भी आप बोल रहे हो डेली यूज प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमरेबल्स, उनकी ग्रोथ रेट यूजुअली 6, मैच्योर इंडस्ट्री है तो दे आर ग्रोइंग एट 6-7%. हाउ इज प्रीवी एबल टू ग्रो कंसिस्टेंटली एंड आगे भी कैसे करेंगे टू मेंटेन बेटर ग्रोथ रेट? आई थिंक नमन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एंड अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर की तरफ चलें तो बेसिकली वन ऑफ द वेज टू कीप ग्रोइंग इन दिस इंडस्ट्री इज टू लॉन्च न्यू मॉलिक्यूल्स. तो आई थिंक आज प्रीवी के
close to 15 to 20 molecules है which lead to bulk of the sales. I think top molecules 8 to 10 होंगे which drive bulk of the sales. Right. So company also I think recognizes this, and what they are doing is that they've done some expansion, like 48,000 ton से 6,000 ton की और capacity डाल रहे हैं existing products में, फिर new products और specialty products निकाल रहे हैं. Okay. एंड साथ साथ इन्होंने एक प्रीवी फाइन केम करके एक कंपनी है जिसको मर्ज कर रहे हैं अपने साथ, जिसमें ये जो फराफल होते हैं ना भुट्टा, भुट्टे से रिसाइक्लेबल माल्टोलॉल और साइक्लोपेंटेनॉल करके केमिकल्स है वो बना रहे हैं. तो इट विल बी अ सस्टेनेबल वेल्थ टाइप बिजनेस. ये तो वेस्ट टू वेल्थ की स्टोरी. वेस्ट टू वेल्थ की अभी भी वेस्ट टू वेल्थ की स्टोरी है, राइट. तो ये जो न्यू प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं, अगेन एज पर वट एवर आई हर्ड इन द कॉन कॉल्स ओवर द इयर्स, जस्ट सीम्स लाइक इट विल बी वेरी हाई रियलाइजेशन पर टन. Right. Right, so that we have to see how the company transforms, because they have displayed almost 20% plus EBITDA growth for last 20 years in a row now. And let's see how they do this, but it's a very relevant question because existing products seem to be very well penetrated, and new products and specialty products is what will drive the growth of this company, right? That is something that we need to track. And also growth trigger में शिवाना के साथ इन्होंने capex करा था जो recently live गया, अब वो finally break even हो चुका है. ब्रेक इवन के आसपास हुआ है ना, आई थिंक वहाँ पे जिवाडा सब्सिडरी के अंदर जिसपे 51% ओनरशिप प्रीवी की 49 जिवाडा की है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि दे हैव आल्सो गिवन अ 150 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन टू दैट कंपनी राइट नाउ. Okay. राइट, सो कस्टमर गिविंग 150 करोड़ लोन टू सप्लायर टू मेक श्योर, इंटरेस्ट फ्री लोन Right. टू मेक श्योर कि डेट ज़्यादा ना हो उस जेवी के अंदर. दैट जस्ट शोज कि हाउ इंडिस्पेंसिबल दे हैव बिकम, राइट. Right. दैट्स आल्सो सिग्नल वैल्यू. That उससे पता चलता है कि why is it a differentiated business, unique in the sense. Right, I think that's there. So now अपन एक थर्ड कंपनी में आते हैं which comes from a sector which we have discussed a lot of में बहुत बार अपन ने डिस्कस किया है, CDMO. So coming to the company named SciLife. So how is SciLife's business different from its peers and what makes it different? I think जब से हमने CDMO sector discuss करा, we have discussed companies like Acuitas Chemicals on this channel, Newland Laboratories हमने discuss करा, DV's Labs discuss करा, Laurus करा, and then we also discussed Syngene, discussed Alti Pharma also, and I think Piramal Pharma also. I think we covered the entire sector inside out. So what is unique about SciLife versus the peers is that कि अगर आप जैसे Acuitas Chemicals का भी एग्जाम्पल लेते हैं, इवन तो J का वाया प्रॉफिट्स में, इट्स अ बिजनेस दैट आई फ्रैंकली लाइक विद द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, not a buy sell recommendation, but I covered this business like 16-17 months back. I like the business because there was one molecule which contributed to a lot of profits. Naveen Fluorine we also discussed, उसमें भी अभी ऐसा चल रहा है कि डालूटामाइड की ग्रोथ आ रही है. तो एक्चुअली में अगर आप सारे CDMOs देखते हैं लिस्टेड स्पेस में, चाहे आरती फार्मा देखें, आज 10-12% बिजनेस CDMOs है, 88% API से है और Enzymes. अमी ऑर्गेनिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, Acuitas केमिकल्स का, आई थिंक आज रफली 30-40% बिजनेस CDMO होएगा, रिमेनिंग विल बी कमोडिटी केमिकल्स और अदर जेनेरिक इंटरमीडिएट्स. डीवीज का एग्जाम्पल लेते हैं, 50-60% बिजनेस कमोडिटी APIs होएगा जिसमें स्केल बेनिफिट्स हैं, रिमेनिंग विल बी फ्रॉम योर इनोवेटर बिजनेस. सिंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं, मेजरली आज भी CRO बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग कभी कभी होती है कभी नहीं होती. मैंगलोर API प्लांट का पता नहीं हुआ कि बना नहीं बना, बना तो पता नहीं कहाँ चला गया, घूमी तो नहीं गया. We don't know what has happened there. 4 साल से सुन रहा हूँ. They had a head start, by the way. What's the others? Right. It was the 2016 first company which we knew like It's doing not a something. CDMO, yeah. Yeah. But that is what his life is, right? You don't know, sometimes things don't turn out to be well. Another PPNB. Yeah. Laurus Labs example. Laurus Right. Labs का I think आज 20-25% business CDMO से आता है. Remaining ARV से आता है, FDF से आता है. There are n number of APIs and stuff out there, right? तो 1/4 ऑफ बिजनेस ही CDMO और आज वैल्यूएशन 60-70 P के बीच में चलता है. आई थिंक इन अर्निंग्स इन्फ्लेक्शन आ रहा है जैसा भी है. सिमिलरली नवीन फ्लोरिन में देखते हैं, नवीन फ्लोरिन में भी CDMO एट पीक विल कंट्रीब्यूट टू $100 million ऑफ रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर. दैट इज 800 to 900 crores ऑफ रेवेन्यू नवीन फ्लोरिन में CDMO से आ सकता है. तो जब मैं ये एक एक्सरसाइज करा था, ऐसा थी कि कंपनीज में कुछ गड़बड़ है. दीज आर एपिक कंपनीज, दिस इज व्हाई वी डिस्कस देम Right, लास्ट right. 5 years मल्टीपल टाइम्स, राइट. सो जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, देन आई रियलाइज इज दैट कि देयर इज वन कंपनी व्हिच गेट्स 100% ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम इनोवेटर्स. Okay. दैट इज साई लाइफ साइंसेस. एंथम बायोसाइंसेस भी एक कंपनी है, बट अभी मैं साई का डिस्कशन कर रहा हूँ. एंथम में पे इतना काम नहीं करा, तो उसमें एक मॉलिक्यूल ही 25-30% ऑफ सेल्स है. तो साई लाइफ को जब मैंने स्टडी करा तो देखा कि यार
ऑलमोस्ट आज 65% रेवेन्यू CDMO से आता है, जिसमें से भी 1/3 आपका मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, बाकी सारे डेवलपमेंट, प्री डेवलपमेंट ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। लेट स्टेज मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 1/3 ही है जो कमर्शियल हो चुके हैं, एंड रिमेनिंग पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। एंड देन बाकी जो रेवेन्यू CRO से आते हैं 35%। तो देन आई सॉ दिस, देन आई वाज लाइक यार ये तो वन ऑफ द ओनली बिजनेसेस है जो 100% इनोवेटर को मतलब रेवेन्यू मतलब जहाँ से आ रहे हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू। इसमें कोई ड्रैगी बिजनेस नहीं है अनलेस अदर्स। हाँ, ऐसा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जो API में कभी खराब हो गया, कभी किसी में खराब हो गया, तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। तो मार्जिन जिनके मतलब सस्टेन करने चाहिए। तो अगर यहीं पे अगर आप मार्जिन देखेंगे साई लाइफ के, तो पोस्ट द IPO की इन्होंने एक्सपेंशन करा था 2022, 23, 24 में बहुत। पोस्ट IPO देखेंगे तो रिसेंटली मार्जिन्स हैव हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 34%। आई थिंक दिस टाइप ऑफ बिजनेस should have between 28 to 34% EBITDA margin. I think management 28 to 30 कहती है. I think at a steady state basis 28 to 34% टाइप EBITDA margin इस बिजनेस का बन सकता है. तो इस कंपनी को जब आगे और देखा तो देखा कि यार लाइक क्वालिटी ऑफ रेवेन्यूज इज गुड. देन वी सॉ समथिंग अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वाज देयर कि कंपनी एक्सपेंशन कैसे कर रही है. तो अगेन एक्सपेंशन इन द किलोलीटर कैपेसिटी अगर देखते हैं तो कंपनी का कैपेसिटी ऑलमोस्ट जो 40 किलोलीटर्स का था 2011 में, इट विल बी 1150 किलोलीटर्स इन 2026. एक्चुअली 2021 में 450 किलोलीटर्स का था, अभी 1150 होएगा. तो ऑलमोस्ट 2.5x एक्सपेंशन फ्रॉम 2021 इन अ स्पैन ऑफ 5 years. आई थिंक IPO से जस्ट पहले 23 में 475 किलोलीटर्स था, विच हैज ऑल्सो गॉन टू 1150 किलोलीटर्स बाय 2026. दो नए ब्लॉक्स आ रहे हैं. देन ऑल्सो आई सॉ कि यार अगर ये वैल्यू पिकर भी जैसे फ्री करके एक इनकी प्रोफाइल है, ये काफ़ी अच्छा लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में. इट डज अ लॉट ऑफ डीप रिसर्च एंड आई वाज जस्ट चेकिंग. तो जस्ट सॉ द मॉलिक्यूल्स आल्सो. जैसे एक मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर बाय द नेम ऑफ ब्लूजेपा, which is a huge molecule. I think it could contribute to substantial sums of sales for them, right? Then they have multiple molecules for different customers. So यहाँ पे I think he just posted this post on Value Picker. You can read the entire thread. I'll encourage you highly to do this. कि जितनी भी CDMO कंपनीज है उनमें एक एक या दो दो मॉलिक्यूल्स है विच इज ड्राइविंग टू द लार्ज सेल्स. जैसे अगर एक्यूडास केमिकल्स देखते हैं तो इट इज जस्ट डार्लूटामाइड. अभी वो 3-4 मॉलिक्यूल्स नए वैलिडेट कर रहे हैं जो अच्छा है बिजनेस के लिए. नवीन फ्लोरिन में भी अभी एक मॉलिक्यूल है डार्लूटामाइड, दूसरा भी एक स्टार्ट होएगा यूरोप के साथ, MSA साइन करा है. सिमिलरली आरती फार्मा में एक मेनोपॉज का ड्रग है जो बेयर्स के साथ है बाय द नेम ऑफ एल्जीनाटेंट करके, राइट. एंड एक और ड्रग है जो उस पे इनका आई थिंक लेट्स सी हाउ इट गोस. बट साई लाइफ के अंदर इट्स वन ऑफ द ओनली कंपनीज विच हैज अ बास्केट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दे हैव मोर देन 160 प्रोग्राम्स इन CDMO. तो रीसेंट क्वार्टर की भी कोई कॉन कॉल पड़ेगा तो 7 न्यू मॉलिक्यूल्स हैं जो लेट स्टेज या कमर्शियल जाने वाले हैं, जिसमें से आई थिंक 3 कमर्शियल गए हैं, 4 शायद से और जाएंगे. तो CDMO बिजनेस में यही है यार कि जितनी बड़ी आपकी बास्केट है मॉलिक्यूल्स की, जितनी बड़ी बास्केट है ऑप्शनैलिटीज की, जस्ट वन नीड्स टू क्लिक एंड जे कर्व कम्स. एंड पास में अपन ने ऐसा भी देखा है कि जब की मॉलिक्यूल रिस्क होता है कि ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल विल ड्राइव द कंपनी सेल्स फॉर नियर टर्म, बट इवेंचुअली दैट बिकम्स अ ह्यूज रिस्क गोइंग फॉरवर्ड ऑन द अर्निंग्स एज वेल. PI इंडस्ट्रीज में वही रहना. तो अगर PI इंडस्ट्रीज का बिजनेस देखते हैं तो विच इज अ गुड पॉइंट इज दैट कि PI इंडस्ट्रीज में दैट वन मॉलिक्यूल पायरोक्सासल्फोन, राइट. राइट. तो PI का भी बिजनेस हमने कवर करा था, बट दैट टाइम द बिजनेस वाज डूइंग वेरी वेल. एक्चुअली इफ यू चेक द बिजनेस वी कवर्ड इन 2020, मार्केट लीडर इन इटसेल्फ. since that the PAT has gone from 457 crores to 1700 crores, right? But now the molecule which they had, which was bulk of the sales, went off patent. ऑफ पैटेंट. अब ये ना ट्रैकिंग है. अब हर चीज ना कंपनी में कास्ट इन स्टोन नहीं है. थिंग्स चेंज, राइट. तो ये PI में ये चीज चेंज हो गई. अब साई लाइफ में ये रिस्क थोड़ा सा डी रिस्क लगता है कि आपके इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके पास आते ही रहेगा. राइट. This is why it's one of the unique CDMOs versus the other CDMOs that we have covered on the channel, and also cash flows, operating margins, everything is intact. But the risk with Sai Life, आई वाज अबाउट टू आस्क यू, कोई रिस्क आपको इसमें दिखता है जब सब कुछ इतना रोजी लग रहा है? नहीं ये तो अच्छा है यार, रिस्क तो जानना ही चाहिए. रिस्क तो देखो यही है जी, ऐसे बिजनेस में ना हमेशा क्वेश्चन रहेगा बैलेंसिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द फ्यूचर एंड ऑल्सो बैलेंसिंग बिटवीन मार्जिन्स. ओके. कि पहले मार्जिन को मैक्सिमाइज करें या ग्रोथ को मैक्सिमाइज करें. कि देखो आपको जब ग्रोथ करनी होगी, जब आप कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे, ओपेक्स आएगा. पर CDMO बिजनेस है, लंपी रहेगा, राइट. तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, नियर टर्म में किसी ना किसी क्वार्टर में प्रॉब्लम आएगी, लंपी फेज आएगा नीचे की तरफ. माने कि कंपनी केपेक्स वेपेक्स डाल देगी बहुत,
एंड कोई ना कोई 2-3 क्वार्टर ऐसे आ सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट व्हेनेवर दैट हैपेंस, बट क्योंकि आप एम्प्लॉयी हायर कर लेते हैं, तो इसमें तो साइंटिस्ट है, आप मतलब फायर नहीं कर सकते ऐसे। राइट, प्री ओपेक्स। तो प्री ओपेक्स कॉस्ट, तो वो प्री ओपेक्स कॉस्ट इस कंपनी में कभी भी किसी स्टेजेस में आ सकते हैं, इसलिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग 33-34% EBITDA मार्जिन दिस क्वार्टर, मैनेजमेंट इज सेइंग 28 to 30% ही आपको सस्टेनेबल So I mean, it would have also been like conservative management. कंजर्वेटिव भी है, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गिवन बिकॉज द नेचर ऑफ द बिजनेस, Right. क्योंकि आप पहले क्या फैक्ट्री डालोगे, लोग लोगे, फिर उसके बाद धंधा चालू होएगा। Mm-hmm. तो अगर इस बिजनेस को लार्ज बनाना है तो यू नीड टू कीप इन्वेस्टिंग। So that is true for any industry. I would manufacturing, especially manufacturing, कि आप प्री ओपेक्स तो लगेगा तभी ग्रोथ आएगी. नहीं, पर इस इंडस्ट्री में और भी ट्रू है, बिकॉज प्री ओपेक्स करने के बाद नहीं पता कि एंड मॉलिक्यूल कितना सक्सेसफुल। Right, right, right. जैसे अगर आप लॉरस का एग्जांपल लेते हैं, तो लास्ट 3-4 इयर्स में दे केप्ट डूइंग कैपेक्स, राइट? नाउ दैट कैपेक्स इज पेइंग ऑफ, बट फॉर 3-4 इयर्स, 3 इयर्स के बिटवीन देयर वाज अ ह्यूज पेन पीरियड इन्वॉल्व्ड, Got it. लाइक सो इट्स अ नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। So to sum it up, what makes Sai Life different is firstly quality of revenues versus peers is like top notch. You don't have any draggy business या फिर API commodity risk जो business जहाँ पे margin कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है. Pure play CRDMO type of play. And second thing is de-risked itself from the various pipeline it has. Not of like key molecule risk नहीं है. And I think latest con call में ये भी एक बहुत चीज़ अच्छे से कवर थी कि 7 new molecules are added. 7 न्यू मॉलिक्यूल्स है, उन्होंने कहा कि यार हमें चाहे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल जाए, बट हमें कंसिस्टेंट बिजनेस चाहिए वर्सेस गेटिंग अ ब्लॉकबस्टर मॉलिक्यूल सप्लाइंग वंस इन द ईयर, देन नो सप्लाईज फॉर 3 इयर्स। 2-3 years. यूजुअली ऐसे ही होता है कोई भी, जैसे पास में भी अपन रिसेंट एग्जांपल्स भी बहुत है इसमें. करेक्ट, तो ये बिजनेस है, आई थिंक दैट्स द थॉट प्रोसेस, लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट, बट जस्ट इट्स अ बिजनेस दैट इज डूइंग वेल, वेरी इंटरेस्टिंग. जो वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमें तो यूनिक मार्केट डिस्कवर करना राइट, है, राइट. लाइक सो कमिंग टू अ न्यू बिजनेस, अनदर बिजनेस जो अपन ने आई थिंक काफ़ी टाइम्स नियर टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं, अनदर वेस्ट टू वेल्थ स्टोरी. बट वी वर स्केप्टिकल अबाउट इट बिकॉज यहाँ पे मार्जिन इंटैक्ट होंगे या नहीं होंगे, बट this managed to deliver, consistently and, even upgraded its guidance, which is like Manorama Industries. So what makes Manorama different? How are its margin stable in a commodity kind of industry? सो आई थिंक मनोरामा का बिजनेस अगर अंडरस्टैंड करना है किसी को ट्रूली, तो देखिए मनोरामा का जो बिजनेस है दैट इज इट्स लाइक कि आई थिंक आई जस्ट एक्सप्लेन इट फ्रॉम द वैल्यू चेन ओवर देयर, इज दैट कि वेस्ट टू वेल्थ बिजनेस मॉडल कैसे, जैसे प्रिवी का भी वेस्ट टू वेल्थ है, Right. तो दे प्रोक्योर दीज एक्सॉटिक ट्री बॉर्न सीड्स, चाहे वो सैल सीड्स हो सकती हैं, या वो चाहे आपकी मैंगो सीड्स हो सकती हैं, फुलवाड़ा सीड्स हो सकती है, दूपा कोकुम शिया सीड्स हो सकती हैं वेस्ट अफ्रीका से। तो इंडिया से सैल, मैंगो, फुलवाड़ा, धूपा और कोकुम सीड प्रोक्योर करते हैं, और वेस्ट अफ्रीका से शिया सीड प्रोक्योर करते हैं। फिर इस सीड से ये जो प्रोक्योरमेंट होती है, लाइक अफ्रीका से जैसे शिया होती है, तो वहाँ पे अगेन ये फिर एक्सट्रैक्ट्स करते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं कि प्रोसेस करते हैं सीड प्लांट, लाइक ऑल दी सीड्स आर प्रोसेस्ड, out of which cocoa butter equivalent and exotic specialty fats and butters are made. Okay. सीबी जो होता है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, आपको पता होगा चॉकलेट के अंदर आजकल क्या है कि 100% चॉकलेट नहीं है, क्योंकि कोकोआ का प्राइस बढ़ गया था बीच में, एंड कोकोआ की ना प्लांटेशन बहुत वोलेटाइल है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी नहीं होती, कभी प्लांटेशन ज़्यादा हो जाती है, कभी कम नहीं होती। तो सीबीई करके एक उसका जो सीड्स के थ्रू एक मटेरियल निकलता है, तो इट इज़ मेड, राइट, सो इट इज़ यूज इन चॉकलेट्स। तो इनके कस्टमर्स लाइक मॉन्डेलेस होंगे, फरेरो रोशर इज अ बिग कस्टमर, राइट, नेस्ले विल बी अ कस्टमर, सो दीज कस्टमर्स दैट दे ऑलरेडी हैव, so they sell CBE and exotic specialty fats and butter to Fortune 500 food, chocolate, confectionery and cosmetic companies. And उसका जो एक रॉ मटेरियल निकलता है दैट इज डी ऑयल्ड केक, जो इंडियन कैटल फीड इंडस्ट्री में जाता है, Okay. जिनको मार्जिन ऐड करता है एक्चुअली में, जिनके पियोर्स हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर डी ऑयल्ड केक की बहुत यूसेज है कैटल फीड में, Okay. तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इतना यूसेज नहीं है, तो दैट एड्स टू द मार्जिन एक्चुअली, Okay. राइट। तो डी ऑयल्ड केक इज अ मार्जिन अक्रीटिव, मतलब जस्ट एड्स टू इट। अभी 42 करोड़ का रेवेन्यू है 9 मंथ FY26 में, बट एडिशनल पैसा आता है आपके पास। Okay. तो ये बिजनेस कंपनी का ये है। अगर आप सप्लाई चेन नेटवर्क देखेंगे, तो ये जो सीड्स होती हैं ये फॉरेस्ट के अंदर, मतलब डीप फॉरेस्ट में ज़मीन पे स्कैटर्ड होती हैं। ट्राइबल विमेन इनको कलेक्ट करती हैं। ट्राइबल विमेन कलेक्ट करने के बाद इसकी अगेन इन्होंने सोर्सिंग और कलेक्शन सेंटर्स बनाए हुए हैं इन वेस्ट अफ्रीका एंड इन इंडिया। इंडिया में छत्तीसगढ़ के आसपास आप देखेंगे तो रायपुर में इनकी आई थिंक फ्रैक्शनेशन का प्लांट है, एंड अफ्रीका में भी अभी इन्होंने बुर्किना फासो में एक सब्सिडी डाली है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस, राइट। तो ये प्रोक्योरमेंट नेटवर्क बनाने में टेक्स एन नंबर ऑफ ईयर्स, तो इसलिए वेस्ट टू वेल्थ स्टोरी कह रहा हूँ मैं इसको। जैसे प्रिवी में पेपर पल्प है,
इसके अंदर प्रोक्योरमेंट Procurement, नेटवर्क seeds. सीड्स का. Hmm. देन दीज सीड्स आर कलेक्टेड बाय ट्राइबल वुमेन. दे आर प्री क्लीनिंग के बाद डी शेयरिंग होती है, क्लीनिंग होती है, फिर सीड कलेक्शन एट परचेज सेंटर होती है. राइट, सो दिस इज हाउ इंडिया के अंदर चलता है कि सीड कलेक्शन तक परचेज सेंटर तक आती है, राइट, फ्रॉम ट्राइबल वुमेन. सिमिलरली अफ्रीका के अंदर देखते हैं तो नट्स पिक होते हैं बाय ट्राइबल वुमेन. फिर उसकी बॉइलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द नट्स होती है, फिर डी शेलिंग होती है, फिर मनोरामा का जो वहाँ पे कलेक्शन सेंटर है अफ्रीका से प्रोक्योर करते हैं सीड्स को, फिर मनोरामा उसको शिप करके इंडिया लाता है. और शिया सीड्स है रायपुर वेयर हाउस है, रायपुर में इनका फ्रैक्शनेशन प्लांट है जहाँ पे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है. Alright. तो ये है कंपाउंडिंग वाला बिजनेस. कंपाउंडिंग कैसे? टू हैव दिस सप्लाई चेन it takes n number of years. Right. It's not a easy task. Procurement is a kind of Procurement is what is interesting in this business. right. राइट, तो अगेन जो ये 2 तरीके के इसमें से जो प्रोडक्ट्स 3-4 तरीके के बनाते हैं, दैट इज़ कोकोआ बटर इक्विवेलेंट चॉकलेट के Substitute. सब्स्टिट्यूट में. फिर लाइक इनका एक से डी ऑयल्ड केक भी इससे निकलता है जो कैटल फीड में चले जाता है. एंड देन देयर आर अदर टाइप ऑफ स्पेशलिटी फैट्स आल्सो व्हिच दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स. बट दिस इज इन अ नटशेल व्हाट द बिजनेस इज. एंड इनके अगर आप प्रोडक्ट्स देखते हैं तो मेनली चॉकलेट इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में उनकी डिमांड है, राइट. तो मतलब दिस इज द एंड इंडस्ट्री फॉर देम, लाइक द सीबी इंडस्ट्री एंड ग्रो एट 6% CAGR. Indian chocolate industry is growing at a 7% CAGR. Indian cosmetic industry is growing at a 5% CAGR at the moment. So इसी से मेरा एक और क्वेश्चन है. You said 6% CAGR या 7% CAGR पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. But what we have seen with Manorama is it has constantly upgraded its guidance. So पहले it's like 1050 for this year था, फिर 1150, and now they are saying 1300 crore top line for this year and 30% for next 2 years. So what makes it इतना accelerated growth? What are the मतलब why, how is it able to do it? I think the thing is कि it's a very small percentage of the industry, Manorama. And now because they have their fractionation, right, and फिर ये sourcing capabilities है इनके पास, and also de-oiled cake, remember? Right. की बात करी थी, which is a margin accretive product. So all these things eventually makes them a very cost competitor to the others in this industry. Yeah, so I think there are other competitors जैसे जो competitors like Wilmar है, like so Wilmar is a huge business, but FCP is a small part of the business, and for them it's a very focused business to have, right? And out of the entire industry they still have like 6-7% market share fractionation में. So for this market share to expand because of the raw material procurement that you've built, because of the cost competitive advantages that you've built, so that is what is leading to the growth for this particular business, right? अगर आप यहाँ check करेंगे, I think their fractionation capacity has reached to a like capacity of almost 40,000 right now. Right, अगर आप यहाँ पे देखते हैं रिफाइनरी जो ये मेंशन करते हैं, तो 45,000 तक की और फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी 40,000 होगी जो एक टाइम पे 15,000 थी. तो ये Q4 ऑफ FY26 में 12,000 और ऐड कर रहे हैं, Right. which will give them additional 30% capacity. And ये एक और 450 करोड़ का capex कर रहे हैं 450 crores का, which can do more than 5 times asset turns, in which they'll add another 70 to 75,000 tons in the fractionation and the refinery capacity that this company has. So again, capacity over next 3-4 years, the company could build a 4,000 crore revenue potential business, which I think this year will be between 1,300 to 1,350 crore types. So that's the type of opportunity we are looking at this business. And also अगर margins देखते हैं, तो margins company के अभी 28 to 27% आ रहे हैं, 25 to 27% के बीच में, which is again थोड़ा सा सरप्राइजिंग क्या लगता है कभी-कभी, क्योंकि कुछ कोकोआ का प्राइस इतनी तेजी से गिरा है. तो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट इज सॉर्ट ऑफ अ सब्स्टिट्यूट फॉर कोकोआ, राइट? सो इवन तो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के प्राइसिंग इधर सेइंग कि 4,500 टू 5,500 में बहुत स्टेबल रहते हैं. बट एक रिस्क क्या हो सकता है, विच आई थिंक आई माइट बी ओवर एनालाइजिंग रिस्क, या कोकोआ का प्राइस किसी साल बहुत बम्पर प्रोडक्शन हो जाए और प्राइस बहुत तेजी से टूट जाए. So that can lead to even CB contracts getting renegotiated because at the end substitute में आप यूज कर रहे हैं. पर मैनेजमेंट तो हमेशा इस चीज को डिनाई करती है. राइट. तो आई थिंक उन्होंने इस क्वार्टरली कॉन कॉल में उसका एक अच्छा आंसर भी दिया था अबाउट इट कि व्हाई आर दे स्ट्रक्चरल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कोकोआ बटर. Right, so that is something that we'll see with the period of time कि whether this moat is true or not, whether it's an emerging moat or not, because this is what gives them, this is what makes investing interesting. Right. Facts can change any point of. You don't have full information on day one. मैं तो ओनर हूँ नहीं कंपनी का, जी मैं तो कंपनी का पता चला नहीं रहा. तो आप तो क्या है अपने जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है रिस्क को एनालाइज करते चाहिए, राइट? एंड अगर रिस्क नहीं प्ले आउट करता तो मे बी द कंपनी ग्रोज ऑन अ मल्टी ईयर ग्रोथ जर्नी फ्रॉम हियर. एंड इसमें शायद एक और रिस्क ये भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल सोर्सिंग इनकी
बिकॉज सीड्स है, सो किसी दिन सीड्स लाइक एक अच्छी प्रोडक्शन में नहीं आई या फिर क्वालिटी ऑफ सीड्स डिटोरिएटेड, सो प्राइसिंग बैलेंस कैन इक्विलिब्रियम कैन चेंज। आई थिंक व्हाट दे आर आल्सो डन इज दैट टू मैनेज, जैसे कि बुर्किना फासो में भी सब्सिडरी लगा के ना, तो वहाँ पे भी प्रोसेसिंग करके शिया की इधर लेके आएंगे, तो इससे उनका ना रॉ मटेरियल कॉस्ट और नीचे हो जाएगा। ओके। So company is doing all the right things as per what a business should be and how the business should be built. But let's see how the demand side and this thing plays out. Even though management has denied it constantly, but it's something which is still not trackable, I feel. Right. So now coming to few international interesting ideas. So currently globally जो इतना booming AI capex हो रहा है, so I read a stat कि जैसे currently जो Mag 7 के जो AI capex है, which is larger than RBI reserves or much larger than entire defense budget of few countries. So are there any few interesting proxies which are still not so well discovered, क्योंकि आप international investing में काफी active भी हो? Although internationally, I think touchwood, I think we launched our global RA desk at a time when we just entered this capex. And we didn't even knew कि ऐसा inflection भी हो ऐसा भी इन्फ्लेक्शन हो सकता है। तो पहले तो था कि जी एक तो कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर साइड में, जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट में है, राइट। दीज आर कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग द क्लाउड कंप्यूट, राइट। AWS हो गया, आपका गूगल हो गया, आपका लाइक अज्योर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऑल दीज कंपनीज आर प्रोवाइडिंग द कंप्यूट। देन इसके पीछे है जी पूरा केपेक्स, इसमें कंपनीज है डेटा सेंटर वाली, सेमीकंडक्टर वाली। तो where we got lucky was we picked up a company like Vertiv earlier, so that was into liquid cooling solution, right? I think I might have sold it earlier. I didn't know कि इतनी bookings हो जाएंगी, right? Similarly, Micron करके कंपनी थी, SK Hynix करके Memory कंपनी थी, जो मेमोरी चिप्स के अंदर थी, इन्फ्लुएंस का नीड पड़ गया डिवाइस के ऊपर ज़्यादा, राइट? तो दीज वर अदर कंपनीज। देन सेमी टेस्टिंग कंपनीज थी, सेमी कंडक्टर की टेस्टिंग के लिए, ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए टेराडाइन करके कंपनी है, राइट। सो देन ऑप्टिकल लाइटिंग स्विचेस में एक कंपनी थी लाइक लुमेंटम करके एक कंपनी है, और एक और कंपनी आई नो कोहेरेंट कॉर्प, राइट। तो दीज टू आर कंपनीज जो ऑप्टिक्स आर रिप्लेसिंग कॉपर, लाइक तो स्विचेस लाइक तो ये रिप्लेसमेंट चल रही है लाइट से, राइट। सो देन फाइनली वी फाउंड अनदर कंपनी इनटू द WFE स्पेस। What is it basically? WFE? सो WFE क्या है कि एक तो आपकी कंपनीज है जो डेटा सेंटर बना रही हैं, फिर एक कंपनीज है चिप्स बना रही है। सो वेफर फैब इक्विपमेंट जो होता है, जैसे TSMC है, तो TSMC इज अ कंपनी विच इज अ फैब, राइट। फैब जो है चिप की फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग। एक सिलिकॉन से मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें 2 नैनोमीटर तक आ गया, 1.4 1.5 की बात कर रहे हैं, राइट। इनको हेल्प करता है ASML होल्डिंग्स करने के लिए, राइट। एंड ASML होल्डिंग्स फॉर एग्जाम्पल itself इज अ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, WFE के अंदर ऑपरेट करता है, तो EUV machines. 7 लाख कंपोनेंट्स Right. टू मेक वन मशीन। तो यहाँ पे एक बिजनेस आते हैं जो वेफर फैब इक्विपमेंट के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो जब आप चिप बनाते हैं तो उसमें डेपोजिशन होती है कि मटेरियल लगता है चिप के ऊपर, तो उसके लिए एक कंपनी होगी जो मटेरियल आपको हेल्प करती है डिपॉजिट करने के लिए चिप पे। फिर एचिंग होती है चिप के ऊपर, उसके अंदर एक कंपनी होगी। फिर चिप की क्लीनिंग होती है, लाइक जो फैब की सॉरी जो वेफर होता है उनकी क्लीनिंग होती है, बिकॉज अगर इतना सा भी अगर बिट ऑफ डस्ट रह जाए तो दैट्स लाइक अ माउंटेन इन द प्राइस, योर यील्ड विल गो डाउन। ओके। तो यहाँ पे WFE कंपनीज में कंपनीज आती हैं लाइक अप्लाइड मटेरियल्स विच इज़ अ मार्केट लीडर इन डेपोजिशन, 30 years of R&D experience, next level business, right? Second company which comes is a company by the name of Lam Research, another interesting company, right? There's another company, I think KLM करके नाम है उसका, which comes into the cleaning part of it and also the yield test part of it, कि quality test Quality आता testing. है, right? So that is also there, KLM करके कंपनी आती है। Then what we found कि when I was researching this sector, so I found कि यार ये जो सेमीकंडक्टर बूम है ना, ये सिर्फ US में लिमिटेड नहीं है, ग्लोबली ट्रेंड है। ये ग्लोबली यूरोप में भी ट्रेंड है, ताइवान में भी ट्रेंड है, जापान। जापान में भी ट्रेंड है, राइट। चाइना में भी बहुत बड़ा ट्रेंड है, राइट। राइट। सो देन देयर वर अनदर 2 कंपनीज व्हिच वी फाउंड, वन वाज BE सेमीकंडक्टर। ओके। तो इट्स द वन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट लीडर्स इन एडवांस पैकेजिंग। कि अभी क्या है कि क्योंकि चिप्स को आप कितना छोटा करते जाएंगे आप, क्योंकि इसमें क्या है कि यू हैव टू इन एवरी 2 years the number of transistors on chips keeps doubling. Doubling, right. So that has been happening since like Decades. 50s 1950s 60s से। इसे करते करते अब इतनी सी छोटी सी चिप रह गई है जिसमें इतने ट्रांजिस्टर्स हैं एंड इट इज़ फास्ट, राइट। तो सिमिलरली अब लाइक सो यहाँ पे अब क्या है कि अगर आप चिप्स को ज़्यादा क्लोजली पैक कर देंगे, एडवांस पैकेजिंग करते हैं, तो इट गिव्स यू मोर कंप्यूट पावर। तो इसलिए एडवांस पैकेजिंग में एक BE सेमीकंडक्टर करके कंपनी है विच इज़ अ यूनिकली लिस्टेड कंपनी। आई थिंक आई जस्ट ऑल्सो टेल यू कि
It's just it's a company listed in Europe actually. It's also a company that has been growing fast again. Then there is another company that comes जो चाइनीज़ सेमीकंडक्टर डोमिनेंस है इस टाइम पे। चाइना क्योंकि ट्राई कर रहा है सेमीकंडक्टर में डोमिनेंस बनाने की। बट दिस इज़ अ कंपनी व्हिच इज़ नॉट जस्ट विनिंग बिकॉज़ कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़ गवर्नमेंट्स largesse. It's a company which has built some technological advantages. Okay. So it's a company by the name of ACM Research. What are the few of its technological advancements? पहले तो देखते हैं सिंपल वेज में कंपनी करती क्या है। तो इट्स अ वेफर फैब्रिकेशन इक्विपमेंट कंपनी जो वेट प्रोसेसिंग पे फोकस करती है। मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल क्लीनिंग और मेनली अगर किसी को समझना है ना कि यार ये सफाई के काम में है, Okay. राइट, क्लीनिंग के काम में है। तो जो भी क्लीनिंग होती है बिकॉज कुछ भी इतना सा भी अगर आपका डस्ट रह गया पार्टिकल दैट्स लाइक अ माउंटेन इन द एंटायर प्रोसेस। तो ये क्लीनिंग के काम में अक्रॉस लॉजिक मेमोरी एंड एडवांस पैकेजिंग में है। Okay. तो दैट इज़ व्हाट द कंपनी डज़। अब ये क्लीनिंग मैटर क्यों करती है? बिकॉज़ अगर कोई भी डिफेक्ट होएगा, तो आपकी यील्ड कम हो जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी। तो जो फैब्स होते हैं जैसे टीएसएमसी जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाइना में अब फैब्स आ रहे हैं। तो ये जो फैब्स होते हैं अगर इनके लिए यील्ड कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाती है क्योंकि आपको मटेरियल तो इतना लग रहा है बट एंड में प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। राइट, तो व्हाट द कंपनी डज़ इज़ दैट कि कंपनी क्रिटिकल क्लीनिंग लेयर के अंदर और वेफर क्लीनिंग के अंदर काम करती है। Okay. Right, and also what's the moat of this business is that it's a huge moat because cleaning vendors live or die by defectivity or yields, right, and damage metrics. If a tool improves yields at a given node it gets pulled into more steps. It अगर आपकी yield हर एक step पे improve कर पा रहे हैं फैब्रिकेशन के अंदर या फैब्स के अंदर तो इनमें आपका टूल ज़्यादा जगह यूज़ होएगा। एंड कंपनी को और भी मोट क्या है कि रेसिपी है, केमिकल है, राइट, अप टाइम है, सर्विस प्रोसेसेस हैं और यील्ड ओनरशिप इनसाइड द फैब है। Right, so this is what the company is doing. It's not just selling an equipment, it's not just selling a solution, it has become a co-partner in the development. Okay. Right, because without its product a lot of these fabs won't be able to do cleaning or yield enhancement, बस आपको yield enhancement ही करनी है। और एक बड़ा मोट क्या है कि यार ये क्योंकि चाइना में एक डोमेस्टिक टूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, because Chinese want a locally built semiconductor supply chain. Now this is a company which actually has some technological know-how in China, right? And like they've been winning market share in non-Chinese countries as well, right? यूरोप के अंदर, जापान के अंदर, इवन ताइवान के अंदर, मे बी यूएस के अंदर नहीं बिकॉज they Yeah. want Chinese equipment Right. to come. It's a company which is gaining market share outside China as well. So customer mix is also there outside China. So this is what makes this business very differentiated. Right. कि know-how है, Hmm. very few competitors, winning not because China wants it to win, winning because it technologically superior company. Hmm. And also there are barriers to entry because each and every step involves qualification and number of years of back and Years forth. Right? बहुत साल लग जाते हैं। I think नवंबर में इनके रिजल्ट्स आए थे, they grew 32%. अभी 26 फेब को इनके रिजल्ट्स आएंगे, let's see how the results are. But So to sum it up, and TAM is growing, led by huge capex by the Max 7. And the second is supply side dominance, like only few companies. And another moat is not everyone can do it, and not even if you want to do it, you can't do it because it will take n number of years to crack it into the space. yeah, and also I think ये जो वेट प्रोसेसिंग और क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है इससे ज़्यादा कंपनीज नहीं है वर्ल्ड में। Right. Supply side dominance. सप्लाईज एक्चुअली पूरी वैल्यू चेन में यही है। Yeah, right. तो इसलिए मुझसे कोई पूछता है ना कि क्या लग रहा है, मैं तो सोचता हूँ कि यार ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर कोई शेक डाउन आता है, आई पर्सनली फील कि इट्स एन इंडस्ट्री वेयर रेप्लिकेबिलिटी बिजनेसेस की बहुत टफ है। Right. मतलब आप ये बिजनेसेस रेप्लिकेट ही नहीं कर सकते। Hmm. हर एक पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में डेपोजिशन में जी एमैट है, अप्लाइड मटेरियल, क्लीनिंग और सारे इन प्रोसेसेस के अंदर यील्ड एनहांसमेंट में केएलएम करके कंपनी है, लैम रिसर्च करके कंपनीज हैं। It's a very constrained value chain in the sense you have one or two players in every part of the value chain Right. and the demand is exploding right now. Even water side पे देखेंगे तो जापान में एक कंपनी है by the name of कुरिता करके, कुरिता Okay. कॉर्पोरेशन। Okay. So wherever there are fabs there is water needed Okay. Why? because it's a very water intensive process, Hmm. right? Even data centers running them is a very water intensive Right. process. Right. Fab में तो पानी ही पानी लगते हैं सिर्फ, Okay. right? So those companies which can provide high purified water solutions, the technology is in the hands of few Japanese companies in the world. Not easy value chain to get into, but there are many companies with massive barriers to entry. Vertiv, this one, right? Even अगर आप प्रोसेसिंग साइड में चिप्स में देखेंगे तो मैं ये देख रहा था कि लोग इंटेल AMD की बात करते हैं। जैसे मैं इंटेल में इन्वेस्टेड था कुछ टाइम पहले, बट इंटेल का आई थिंक
whatever thesis was has sort of played out. Right. बट अगर आप चेक करते हैं तो एक और जैसे एनवीडिया का और AMD के रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं तो AMD in spite of being 1/5 or 1/6 the size of NVIDIA has grown 30-34%, And Nvidia has grown about 60%. 60% above. Right. P In spite of achieve- being $5 trillion company. yeah, in spite of being such a big company, right? तो entire value chain, if you study it well, there are opportunities. Whenever fear हो जाए कि AI bubble है तो सस्ते भी मिल जाएंगे stocks. Mm-hmm. That's the time to sort of look at it. But I like the sector overall. So this is like my international view. Many other companies in international space, drone से लेके companies हैं, defense से लेके companies हैं. कभी ना कभी हम बैठ के उन सारी companies को वापस study करेंगे. I think I'll do a session with Siddhant also. Siddhant Right. Bhandari sir. I'll can do a session on this. इसी से coming to a next company which is also, kind of seen as a proxy led by a, memory chips pricing, which is like, we didn't knew कि ऐसा हो सकता है इस business में, but from recent results, it happened actually कि memory chips के prices इतने बढ़ गए, तो recycler को benefit हो गया. Can you elaborate on this? So I think there's another business by the name of GNG Electronics, Right. which is world's largest refurbisher of laptops. So what they've done is that कि अगर आप वैल्यू चेन समझते हैं what GNG Electronics does, इनका एक ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के नाम का जहाँ पे रिफर्बिश लैपटॉप बेचते हैं. So they have these leases and contracts with the major offices जहाँ and OEMs के साथ जहाँ से ये लैपटॉप्स उनके लेते हैं. Stage 1 क्या है कि 5,000 plus SKUs via HP, Lenovo, right, all these companies. देन इन ये यूज लैपटॉप्स को सैनिटाइज करते हैं, रिपेयर करते हैं, चिप रिपेयर करते हैं, कॉस्मेटिक रिन्यूअल देते हैं जिसको हम रिफर्बिशमेंट कहते हैं. फिर स्टेज 3 क्या है, 21 पॉइंट क्वालिटी चेक क्राइटेरिया और वारंटी सर्टिफिकेशन है. एंड स्टेज 4 क्या है, आउटपुट है, ऑमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया, UAE, अफ्रीका, USA. एंड फाइनली वहाँ पे सेलिंग होती है बिकॉज द प्राइसेस आर फार चीपर वर्सेस द न्यू लैपटॉप. Right. So again, largest procurer of laptops, again compounding procurement, Procurement Right. mode in a best to well story. and then also channel to sell it to. Hmm. Right, Electronic Bazaar इनका जो name है, it's a well-known brand name in refurbished laptops, right? So it is like procurement level में भी वो एक बना दिया इन्होंने सब dominance, and another is they have good distribution. Right, and also the cost of the devices is 1/3. Right. अब problem क्या हुई? Memory chip prices बढ़ गई, right? Hard disk prices बढ़ गए, तो new laptop prices up by 40% on an average. Right. तो अब क्या है कि इनकी नीड वर्ल्ड में बढ़ जाती है जब तक ये 1-2 साल के लिए ये हाइक है प्राइसेस में, विच गिव्स देम एन एबिलिटी टू कमांड अ बिट हायर मार्जिन्स आल्सो, जो 11-12% तक जा सकते हैं विद द ग्रोथ रेट्स एक्सेलरेटिंग बियॉन्ड. Right. So point is कि जो new laptops वो अगर expensive हो गए तो naturally एक alternative और solution जैसे refurbished laptop की demand बढ़ गई, and they are also able to command better kind of, we can call it inventory gains as well. I think demand increases, Yeah, brand demand. margin sort of goes up. Right. So I think this was the session on, we covered I think 6 to 7 Right. businesses. I think इसमें 1-2 और businesses से जो हम कभी कवर कर लेंगे. I think Goldian था, Time Technoplast था, गरवारे आए थे गरवारे बहुत बार घर भी. क्योंकि बहुत बार ही हमने कर लिया. Hmm. Right, HiRack करके भी कंपनी हिंद Right. रेक्टिफायर्स रखे. तो we can do another session sometime soon on unique small cap companies. Right. So I urge you the viewer to give us feedback in the comment section कि आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद है, and also be very welcoming to Naman because I think these type of conversation makes it more interesting with him. And do let me know in the comment section below आपकी क्या key learnings थी, and make sure that you smash the like button and you subscribe to the channel because we'll keep coming up with more and more informative videos as we go forward as well. Thank you so much for watching this video. जय हिंद.